यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल होता है, मतलब ना तो वाइंडिंग आइडियल है और ना ही तुम्हारा कोर आइडियल है। तो यहाँ पर जो परमेबिलिटी होगी वो हाई होगी बट इन्फानाइट नहीं होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें आईएम की ज़रूरत पड़ेगी। लीकेज हो रहा होगा, लीकेज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉपर लॉसेज नॉट इक्वल टू जीरो, कोर लॉसेज नॉट इक्वल टू जीरो, आई नॉट। अब जब कोर लॉसेज जीरो नहीं है तो हमें आईएम की जरूरत पड़ेगी एंड आईसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो तब हमारे पास ये पूरा प्रैक्टिकल सर्किट निकल के आता है। ठीक है, इस प्रैक्टिकल सर्किट को अगर ध्यान से देखोगे तो R1 एंड R2 ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर वाइंडिंग में जो लॉसेज हो रहे होंगे। यानी कि जो ट्रांसफार्मर देखते हो इसमें जो वाइंडिंग कर रखी है, इस वाइंडिंग के अंदर, इस वाइंडिंग ये क्या है, कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है। और कॉपर वायर की वाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिव लॉसेस, है ना। तो वो लॉसेस दिखाने के लिए R1 R2। फिर लीकेज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लीकेज होता है दोनों तरफ, तो लीकेज के लिए यहाँ पर दिखा रखा है। अब देखो, जब भी मैं कोई वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो वो वोल्टेज जब हम लाइन में सेटअप करेंगे तो सबसे पहले जो हमारी कॉपर वाइंडिंग है वो कुछ कह सकते हो उसका रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, यानी कि अपोजिशन ऑफर करेगी। उस अपोजिशन की वजह से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस वाइंडिंग। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा, शब्द ध्यान से सुनना, वोल्टेज ड्रॉप, तो इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप को दिखाने के लिए मैंने क्या यूज़ करा है, रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही जब हम बात करते हैं लीकेज की, यानी कि जब भी तुम ट्रांसफार्मर में लीकेज की बात करोगे तो हुआ क्या कि भाई हमारी 10 लाइनें थी और 10 लाइनें अगर हमारी प्राइमरी की सेकेंडरी की 10 लाइनों के साथ लिंकअप कर पाती तो ऐसे केस में सेकेंडरी साइड में बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलता, मान के चलते हैं 100 वोल्ट बनता। बट 8 लाइनें ही हमारी सेकेंडरी को जोड़ पाई प्रैक्टिकली और 2 लाइनें लीक हो गई, मतलब केवल प्राइमरी में जुड़ी रह गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज गिर के कितना रह गया, 80 वोल्ट ही बन पाएगा। ठीक है, एग्जाम बता रहा हूँ, सिग्निफाई कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 10 की 10 लाइनें जुड़ती हैं तो 100 वोल्ट मिलता। अब क्योंकि 2 लाइनें कम जोड़ पा रही हैं तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन भी कम होगा। म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा तो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो भी कम होगा। तो हम मान के चलते हैं 100 की जगह 80 होगा, तो ये 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ ना। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको ये भी, यानी कि जो लीकेज है इट विल आल्सो एक्ट लाइक अ वोल्टेज ड्रॉप। तो लीकेज को भी एक वोल्टेज ड्रॉप की कैटेगरी में डाला जाता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसीलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। समझ में आ रही बात है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको एक तरीका और है समझाने का, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है कि जो भी लीकेज होगा वो अपोज तो करेगा ना, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज आ रहा है उसको अपोज करेगा। तो वो वोल्टेज क्योंकि उसको अपोज करेगा जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इट विल एक्ट एज अ लीकेज, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। कि क्या है, लीकेज भी एक इसकी वजह से भी एक कह सकते हो कि वोल्टेज कम मिलेगा हमें, तो इसको भी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की तरह करते हैं। और जो भी चीज़ वोल्टेज ड्रॉप करवाएगी उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अगर मैं तीनों, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, मतलब ये जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो आप आज तक सर्किट डायग्राम देख के आए हो, इसको अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊं आपको, तो अगर मैं इसको पतले पतले पीसेस में काटूं तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है R1 और XL1 ये दिखा रहा है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो प्रैक्टिकल है, ना कि आइडियल वाइंडिंग है। आइडियल मतलब आइडियल ना तो मैग्नेटिक कपलिंग आइडियल है कि भाई सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो रहा है, ना ही हमारे कॉपर वायर्स आइडियल हैं। ठीक है, आइडियल अगर कॉपर वायर आइडियल होता, कॉपर वायर, तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता और कपलिंग हमारी 100% हो रही होती तो लीकेज जीरो हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब प्रैक्टिकल प्राइमरी वाइंडिंग को दिखा रहा है। इसी तरीके से R2 और XL2 ये भी हमारा प्रैक्टिकल सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखा रहा है कि ना तो कॉपर वायर जो यूज़ कर रहा है वो आइडियल है, वो होता तो ये जीरो होता, और ना ही हमारा कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी 100% देखने को मिल रही। तो कुछ लीकेज है, इसकी वजह से अगर लीकेज नहीं होता तो ये जीरो होता। देन ये वाला जो पार्ट आप देखते हो, ये वाला दैट इज दी प्रैक्टिकल कोर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हमारी कोर प्रैक्टिकल है मतलब, तो वो क्या हो, प्रैक्टिकल का मतलब लॉस भी हो रहे हैं उसके अंदर, कोर लॉसेस प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोर लॉसेस जीरो होंगे तो ये वाला पार्ट हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। और अगर हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब परमेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट भी हमारा ओपन हो जाएगा, इधर भी कोई करंट को देने की ज़रूरत नहीं है ना। एंड देन दिस वन इज द फाइनल आइडियल पार्ट। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट में आइडियल पार्ट कितना है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो डेट इज द आइडियल ट्रांसफार्मर पार्ट। इसके इधर की तरफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो जाता है और इधर की तरफ भी प्रैक्टिकल सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दिस वन इज शोइंग प्रैक्टिकल कोर, प्रैक्टिकल प्राइमरी वाइंडिंग, एंड दिस वन इज शोइंग प्रैक्टिकल सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ में आ रही बात है। तो दिस इज द आइडियल कोर।
ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, जो हम लोग पढ़ते आते हैं उसको विजुलाइज कर पा रहे होगे, है ना। और कंपोनेंट को मैंने अलग से सिग्निफाई यहाँ पर कर रखा है, सीरीज एंड शंट कंपोनेंट, ये डिटेल में मैंने बता ही रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आइडियल एंड प्रैक्टिकल कोर को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर समझा सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो जैसे मैंने बताया था सीरीज कंपोनेंट कौन कौन से, वो कंपोनेंट जिनकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप, जो कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो कौन कौन से, R1 R2 वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू कॉपर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, XL1 XL2 लीकेज फ्लक्स। ठीक है, शंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जिसकी जो शंट कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि करंट के डिवीजन को सिग्निफाई करते हैं, वो दो ही हैं, RM एंड XM। क्योंकि हम जो नो लोड पे करंट ड्रॉ करेंगे उसके दो पर्पस होंगे, एक होगा जो कि कोर लॉस को फुलफिल करेगा, डेट इज द कोर लॉस कंपोनेंट, अदर वन इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM। ठीक है, नाउ इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डेट इज द इक्वेशंस, यानी कि जो भी हम इक्वेशंस की बात करते हैं ना, जैसे N2/N1 ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो, करंट रेशियो, इन सब के ऊपर हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देर इज अ डिफरेंस इन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, मतलब जो आइडियल ट्रांसफार्मर के जो फॉर्मूलेज हम लोग पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे जब हम उसकी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो जो डिफरेंस है वो मैं सिग्निफाई करता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस है यहाँ पर सर्किट में। सर्किट तो हम लोगों ने देख ही लिया, ये हो गया आइडियल का सर्किट, ये है प्रैक्टिकल का सर्किट। अब देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो है I1 एंड दिस I1 इज सिंपली I1। ठीक है, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा डेट इज I1, बट इट इज द ब्रेकअप ऑफ टू करंट, यानी कि यहाँ पर जो I2 करंट फ्लो करता है, अगर मान के चलते हैं नो लोड ट्रांसफॉर्मर होता है, ये मैं समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम आगे चलेंगे ताकि अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, ये लोड जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी डेट इज I2। अब ये तो डीमैग्नेटाइजिंग करंट होगी, तो इस डीमैग्नेटाइजिंग करंट को कंपनसेट करने के लिए प्राइमरी साइड से करंट ड्रॉ होगी यहाँ से। अगर देखा जाए तो इतना पोर्शन क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर का है। आइडियल ट्रांसफार्मर हमने क्या सीखा था कि जब भी सेकेंडरी साइड में कोई करंट फ्लो करेगी और कोर को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगी, तो उसको काउंटर करने के लिए एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हम प्राइमरी से मांगेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइमरी से करंट मांगा जाएगा वो होगा I1 डैश, क्योंकि I1 तो यहाँ लिख रखा है हमने। ठीक है, तो इट इज I1 डैश। ये क्या है, दिस इज जस्ट द रिएक्शन पार्ट, कि मतलब जो I2 फ्लो करी उसको काउंटर करने के लिए I1 डैश आएगा। इसको मैंने लेक्चर्स में अपने बहुत डिटेल में बताया है ट्रांसफार्मर सीरीज में। ठीक है, अब ये हो गया I1 डैश। अच्छा, कोर हमारी जो आइडियल ट्रांसफार्मर था उसके अंदर तो कोर कोई कंपोनेंट नहीं मांग रही थी, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर हमें चाहिए I0 करंट, जो कि दो पार्ट में बटेगी, डेट इज IR एंड IM, या IC एंड IM। ठीक है, तो एक हो गया I0। नाउ अगर हम प्राइमरी से जो टोटल करंट हम मांगेंगे एट द टाइम ऑफ लोड वो कितना होगा, तो I1 इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही है। और इसी की कंपैरिजन में अगर हम केवल आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते, तो अगर हम यहाँ पर लोड लगाते उसकी वजह से एक सेकेंडरी करंट I2 फ्लो करता, इसको काउंटर करने के लिए प्राइमरी साइड से केवल और केवल एक I1 करंट फ्लो करता, है ना। और हमारा सिंपली I1 जो होता इज इक्वल टू द I1, कोई टेंशन ही नहीं होती, है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले हमें वर्किंग समझ में आ गई होगी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सर्किट की और आइडियल सर्किट की। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं भले ही मैं आपको समझा रहा हूँ बट इसको मैंने बहुत डिटेल में अपनी ट्रांसफार्मर सीरीज़ में कवर किया है, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा इस सीरीज़ को, उसमें ये लेक्चर सब देखे होंगे। अब देखते हैं फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला जो हम लोग प्रैक्टिकल आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो V1 जो होगा डेट इज इक्वल टू द E1, बिकॉज रास्ते में कहीं कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसी तरीके से E2 जो होगा डेट इज इक्वल टू द V2, बिकॉज कोई भी कॉपर वाइंडिंग या लीकेज का हमें वोल्टेज ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। तो V1 इक्वल टू E1 एंड E2 इक्वल टू V2। तो अगर हम टर्न रेशियो की बात करें, टर्न रेशियो N2/N1 डेट इज इक्वल टू दी E2/E1 और डेट इज इक्वल टू दी V2/V1, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको तो मैंने शायद आगे कवर किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, जो हम एपरेंट पावर, ट्रांसफार्मर हमेशा एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जिसके अंदर एपरेंट पावर सेम रहती है। तो जो हमने इनपुट एपरेंट पावर दे रहे हैं सिस्टम के अंदर डेट इज V1 इंटू I1, यही तो इनपुट एपरेंट पावर है। और आउटपुट में जो एपरेंट पावर बाहर निकल रही है डेट इज V2 इंटू I2। सही है, तो इनपुट पावर क्या है, इनपुट एपरेंट पावर डेट इज V1 इंटू I1, आउटपुट एपरेंट पावर क्या है डेट इज V2 इंटू I2। और ये दोनों जो होंगी एग्जैक्टली इक्वल होंगी, समझ में आ रही बात है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ
इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर दे रहे हो डेट इज V1 इंटू I1, लेकिन जो आउटपुट में मिल रही वो मिल रही है V2 इंटू I2 एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल, बल्कि इनपुट एपरेंट पावर जो होगी हमारी वो ज़्यादा होगी। इनपुट पावर हम ज़्यादा देंगे और आउटपुट में मुझे कम मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो इनपुट एपरेंट पावर तुम दे रहे हो वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द आउटपुट एपरेंट पावर, बिकॉज देयर इज लॉसेज। तो क्या होगा, ये जो तुमने कॉपर लॉसेज एंड कोर लॉसेज ये क्या करेंगे, सर्टेन पोर्शन ऑफ एनर्जी को डिसिपेट कर देंगे। समझ में आ रही बात है? तो अगर मैं इसको सही से इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इनपुट जो एपरेंट पावर दे रहे हैं डेट इज इक्वल टू द आउटपुट एपरेंट पावर प्लस लॉसेस। अगर हम ऐसा लिखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो यहाँ पर जो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर देख रहे हो वो यहाँ पर यानी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं होता है। इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो 100% देखने को मिलती है, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जाओगे तो एफिशिएंसी लेस देन 100 होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इनपुट पावर ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी आउटपुट पावर, बिकॉज देर आर सम लॉस जिसकी वजह से पावर जो होती है वेस्ट हो जाती है। तो अगर हम ये तो एपरेंट पावर में लिखा है, अगर मैं इसी को एक्टिव पावर में लिखूंगा तो सिंपली हम लिख सकते हैं V1 I1 cos phi1 और V2 I2 cos phi2। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी cos phi2। सही है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक्टिव पावर की बात करेंगे तो एक्टिव पावर जो इनपुट दे रहे हो और जो आउटपुट मिल रहा है वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में। नाउ सेकंड अगर हम बात कर लेते हैं लोडिंग कंडीशंस की ड्यूरिंग द लोडेड कंडीशंस, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम लोड लगाते हैं I2, लोड कोई करंट मांगता है I2, तो इसके काउंटर करने के लिए एक रिएक्शन करंट I1 फ्लो होगा, और वो जो रिएक्शन करंट होगा वो जो MMF क्रिएट करेगा वो एग्जैक्टली MMF क्रिएटेड बाई सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू दी MMF क्रिएटेड बाई प्राइमरी करंट। ठीक है, एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, मतलब आगे पीछे कर लेना। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो I1 इज इक्वल टू दी N2 I2 डिवाइड बाई N1, ये हमें पता चलेगा कि कितना प्राइमरी करंट में रिएक्शन करंट हमें ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू काउंटर दिस सेकेंडरी MMF। सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर जो तुम्हारी दोनों वाइंडिंग्स हैं, लोड है, तो यहाँ पर केवल हमारी I1 करंट जो है इट इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ I0 नो लोड करंट प्लस I1 डैश, है ना, I0 प्लस I1 डैश। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आइडियल वाला पार्ट है इसके अंदर कौन सी फ्लो कर रही है? I1 डैश। तो I1 डैश जो होगी ये इसकी वजह से जो MMF क्रिएट होगा, MMF वो काउंटर करेगा MMF ऑफ सेकेंडरी करंट। समझ में आ रही बात है? तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर था उसके अंदर I1 की वजह से जो MMF बन रहा था वो काउंटर कर रहा था MMF ऑफ सेकेंडरी करंट, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में I1 डैश की वजह से जो MMF बनेगा वो काउंटर करेगा MMF ऑफ सेकेंडरी करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? N1 इंटू I1 डैश डेट इज इक्वल टू दी N2 इंटू I2। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ से अगर देखोगे तो I1 डैश इज इक्वल टू दी I2 N2 अपॉन में N1। समझ में आया बात? दैट इज अ मेजर डिफरेंस। तो जो I1 होगी वो यहाँ पर अगर देखोगे तो I1 इज इक्वल टू I1 डैश, सिंपल। सही है, लेकिन यहाँ पर देखोगे I1 इज नॉट इक्वल टू I1 डैश, बल्कि I1 जो होगी ग्रेटर देन होगी I1 डैश से। और वो क्यों होगी? बिकॉज I1 इज इक्वल टू दी इज द फेजर सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते थे तो वहाँ पर तो ये वाली इक्वेशन वैलिड है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में I1 डैश ये वाली इक्वेशन जो होती है वो वैलिड होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, जितना भी मैंने अभी तक कवर कर रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देन आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और या जो सीखा होगा उसको सही से डाइजेस्ट कर पा रहे होगे। देन पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करते हैं यहाँ पर कि एट नो लोड, अगर हमने कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो वो ओपन लोड की कंडीशंस में प्राइमरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, बिकॉज उसके लिए मैग्नेटाइजिंग जो हमारी कोर का जो परमेबिलिटी है वो इन्फानाइट होती। बट अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, देन इट विल डेफिनेटली ड्रॉ I0 करंट, और I0 भी दो पार्ट में टूटती है, एक तो कोर लॉस कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में। पॉइंट नंबर 4,
इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिव पावर की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आइडियल में हमें 100% एफिशिएंसी मिलती है। ये जो ऊपर वाला मैंने पॉइंट समझाया था लगभग उसी का है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस कोर लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज। ना ये जो दो लॉसेज आ गए, इसकी वजह से जो तुमने 100 रुपये दिए थे वो आउटपुट में 100 नहीं मिले, 80 मिले। तो अगर 80 मिले और 20 रुपये लॉसेज में खर्च हो गए तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 80। इसीलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। पॉइंट नंबर 5, ये चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर कवर करी थी, सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए रेशियोज मेंशन कर दिए हैं। तो N1I1 इक्वल टू N2I2, यहाँ पर क्या हो जाता है? N1I1 डैश इज इक्वल टू N2I2। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर रेशियो K इज इक्वल टू N2I2 N2/N1 इक्वल टू V2/V1। क्यों मैंने बताया था? आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर टेंशन नहीं है, V1 और E1, E2 एंड V2 ये सब बराबर है। V1 इक्वल टू E1 क्योंकि कोई रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप नहीं, इसी तरीके से E2 इक्वल टू V2 क्योंकि रास्ते में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। तो भैया N2/N1 इज इक्वल टू दी V2/V1 इज इक्वल टू दी E2/E1, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर जाओगे तो V1 और E1 बराबर नहीं होते, बिकॉज रास्ते में रेजिस्टेंस होगा, लीकेज होगा। इसीलिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, वो होता है E2/E1 नॉट V2/V1। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जब मैंने ब्रेकअप करा था, तो पूरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये जो देखते हो ना टर्न्स वाला पार्ट, यही आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो इसीलिए यहाँ पर E1 मिल रहा है या E2 मिल रहा है, तो जो टर्न्स पे मिल रहा है E1 E2 डेट वहाँ पर ही हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो को अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात ये। सो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा प्राइमरी का और सेकेंडरी का, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा यही टर्न रेशियो को फॉलो करेंगे, ठीक। देन ये तो मैंने आपको बता ही दिया V1 इक्वल टू E1। यहाँ पर अगर अच्छा मैंने अभी बताया कि V1 इक्वल टू E1 होता है आइडियल में, और प्रैक्टिकल में V1 ग्रेटर देन होगा E1 से। तो V1 को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ऐसा क्यों, उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मान के चलते हैं R1 प्लस JXL1 लीकेज 1, इसको हम अगर Z1 कह दें। इसी तरीके से R2 सेकेंडरी साइड में कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 प्लस जो लीकेज हो रहा है XL2, इसको अगर हम लोग Z2 कह दें, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे V1 वो E1 तक पहुंचेगा विद दिस वोल्टेज ड्रॉप। तो V1 इज इक्वल टू दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z1, यानी कि I1 Z1 प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा E1, है ना। तो ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो V2 को वोल्टेज हमें मिलेगा वो कितना होगा? E2 जो मेजर आया उसका कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया, डेट इज I2 Z2। E2 में से अगर हम I2 Z2 माइनस कर देंगे उतना वोल्टेज हमें टर्मिनल पे मिलेगा, डेट इज दी V2। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखनी है, और कभी भी कोई क्वेश्चन आपका आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर गलत नहीं होगा। आई होप ये जो लेक्चर मैंने इतना डिटेल में तैयार करा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर को कंपाइल करते हैं, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करे हैं और एक तरीके से समराइज़ करवा दिया आपको आइडियल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इनकी वाइंडिंग, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम सब के सब मैंने कवर करे हैं, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है खासकर परमेबिलिटी के ऊपर। और जो भी हम लोग बनाते हैं तो कैसे कैसे एक एक कंपोनेंट जब हम आइडियल से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो जर्नी है पूरी वो मैंने इस लेक्चर में कवर करी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये जो सीरीज़ छोटी सी सीरीज़ स्पेशल लेक्चर की जो मैंने तैयार करी थी ये आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, और बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी जिसको भी लगता है वो अपना व्यूज़ दे सकता है। अगर कोई करेक्शन होगा तो उसको भी मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू।